हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा कोचिंग क्लासेस में। कल हमने चैप्टर किया था फूड, जो कि एक पार्ट में किया था। तो अब आज का टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे पूरा। ये है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो कल हम बात कर रहे थे फूड की, कि फूड क्या होता है। तो फूड है कि जिससे हम फूड से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। तो हम आपको बता दें कि हम हो या आप हो या कोई जानवर हो या कोई भी हो, सभी को खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी से हम जो भी काम करते हैं, जो भी डेली लाइफ में जो भी कार्य करते हैं, उसी एनर्जी को यूज करते हैं। इसीलिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। तो ये बात तो हो गई फूड की, कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये बात हुई फूड की। अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन की, पोषण की, अगर हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, अपना विकास अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें अपनी ग्रोथ अच्छी करनी है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें हमें खानी होगी। तो उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन, उसी को कहते हैं पोषण। तो अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे विकास के लिए आवश्यक भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं या न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि भोजन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। तो अब बात करेंगे जैसे भोजन के कार्य। तो भोजन हम लेते हैं और उससे हम क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है हमारे शरीर को। तो बात करेंगे फंक्शन ऑफ फूड की। तो फंक्शन फूड की बात करेंगे, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड टू द वर्क। कि जो फूड है, फूड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखता है, एंड डू द वर्क, और हमें कार्य करने के लिए, हमारे जो भी काम करते हैं उसके लिए आवश्यक होता है। तो ये कार्य होता है फूड की। दूसरा है टू रिपेयरिंग और रिपल्सिंग द डैमेज सेल्स एंड टिश्यू। कि जो भी हमारे शरीर में सेल्स डैमेज हो गई है, या हमें चोट लगी है, चोट लग जाने के कारण, किसी के कारण हमारी सेल्स डैमेज हो गई है, उनकी मरम्मत के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ समझ में आई। टू कीप हेल्दी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर की ग्रोथ अच्छी करने के लिए, शरीर के विकास के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें आ गई समझ में। यहाँ तक कि टॉपिक क्लियर हुआ कि फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, ये सब चीज़ें आ गई समझ में। आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है हमारा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। भोजन के कौन कौन से घटक हैं कि जिससे, या भोजन के कौन कौन से न्यूट्रिशन है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, या हमारा शरीर का विकास अच्छा होता है, हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। तो भोजन के घटक आते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है एंड मिनरल्स। तो जो भी जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स, मिनरल, ये सभी क्या है, हमारे पोषक तत्व हैं। ये सब हमारे क्या है, पोषक तत्व, जिनसे हमें किसी ना किसी चीज़ से कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है एनर्जी गिविंग फूड है ये। इनसे हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से। अब बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन से क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छी करता है, हमारे शरीर का विकास अच्छा करता है, तो इससे यूज करते हैं प्रोटीन की। बात करेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स की, तो विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमें किसी भी बीमारी, किसी भी चीज़ से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो ये होते हैं हमारे सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आए कि कौन कौन से पोषक तत्व से हमें क्या क्या मिलता है। आगे बात करेंगे वाटर की।
तो वाटर का कार्य होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू इज द अदर पार्ट। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हमारी बॉडी के ट्रांसपोर्ट का काम करता है वाटर। वाटर में जितने भी जो भी पोषक तत्व मिले हुए होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है वाटर। जो पानी है शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पोषक तत्व का परिवहन या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है पानी। तो ये समझ में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है। तो ये सभी पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर की विकास करते हैं, हमारे शरीर की ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई। अब बात करेंगे रफेज की। तो रफेज तो ये हमें किससे मिलते हैं? रफेज मिलते हैं हमें पौधों से। पौधों से मिलते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? हमारे डाइजेशन में, हमारे प्रिवेंट कॉन्ट्रीब्यूशन में। तो इनका काम होता है कि पाचन में मदद करते हैं और हमारे कवच वगैरह को दूर रखने का काम करते हैं। तो इनका कार्य होता ही कि ये भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर आगे बात करें हम पोषक तत्व की, तो पोषक तत्व जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें हम मैक्सिमम मात्रा में लेते हैं, एक वो होते हैं जिन्हें हम मिनिमम मात्रा में यूज करते हैं। तो देखो, पोषक तत्व को सामान्य या बृहत जो पौष्टिक तत्वों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों में विभाजित किया गया। मतलब इन्हें 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक वो जिन्हें हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं और एक वो जिन्हें हम कम मात्रा में ले रहे हैं। न्यूट्रिशन आर द जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में, माइक्रो न्यूट्रिशन एंड द मैक्रो न्यूट्रिशन। तो देखो, मैक्रो न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो मैक्रो न्यूट्रिशन में आते हैं जिन्हें हम ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। तो इन्हें हम किस में लेते हैं? मैक्सिमम मात्रा में यूज करते हैं। इन्हें हम मैक्सिमम मात्रा में लेते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिशन को हम मिनिमम मात्रा में लेते हैं, जैसे कि विटामिन है, मिनरल्स है। तो मिनरल्स कौन कौन से हैं? जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया और इसमें फॉस्फोरस हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे मिनरल्स हैं। विटामिन्स हो गए, जैसे विटामिन ए होगी, विटामिन सी, इनको हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये पोषक तत्व होते हैं कि मैक्रो कौन से होते हैं और माइक्रो। ठीक है, तो इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया है, जिन्हें हम मिनिमम मात्रा में यूज करते हैं, जिन्हें हम मैक्सिमम मात्रा में यूज करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। तो भोजन के घटक समझ में आए कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, और वाटर और रफीज, ये सारे क्या हैं? हमारे भोजन के घटक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे देखो, आगे बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की। अब देखो, सबसे पहला इसका टॉपिक है कि हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स का सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब देखना, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल एक एक चीज समझना। कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। उसके 3 कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन, एक होती है ऑक्सीजन। इन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिलता है? जब भी प्लांट्सों में फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण के दौरान भी हमें क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है जब भी पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उस दौरान भी क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, स्टार्च है। तो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, क्या बताया था मैंने कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है? हमें ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। फैट से हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में होती है? आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं में होता है, गन्ना में होता है, मक्का में होता है, आम में, आदि फ्रूट्सों में, आदि इन चीज़ों में सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है।
ये चीज़ें समझ में आई कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, स्टार्च है, फ्रक्टोज है, ये सब क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक, अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करते हैं हम 3 पार्टों में। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं उन्हें हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा होता है डाइसैकेराइड्स या फिर बोले ऑलीसैकेराइड्स, तीसरा होता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मतलब जो मोनोसैकेराइड्स है और ऑलीसैकेराइड्स में, इसमें ऑलीसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड और सैकेराइड्स, इसमें ऑलीसैकेराइड्स में ये चीज़ें आएंगी। आगे बताऊंगी, देखिए समझना पहले। तो सबसे पहला कौन सा पार्ट है हमारा, सबसे पहला है मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स की बात करें, ये केवल एक शर्करा अणुओं से बनते हैं। मतलब ओनली एक शर्करा अणुओं से बनते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है आदि। ये वो हैं जो एक शर्करा अणु से बनते हैं। अब देखो इनमें क्या क्या काम होता है। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज पुनः पाचन नहीं करता, मतलब ये दोबारा पाचन नहीं करता है, ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जो ग्लूकोज है इससे क्या होता है, इसका पूर्ण पाचन नहीं होता है, पर ये हमें क्या दे देता है, तुरंत एनर्जी देता है। अब जो ग्लूकोज है को अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी तरीका से पेपर में पूछा जाता है कि अंगूर की शर्करा क्या है, ऑप्शन में दे देगा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, ये सब चीज़ें। तो ये पॉइंट एक एक नोट करना कि ग्लूकोज क्या होती है, अंगूर की शर्करा भी बोलते हैं। प्राकृतिक में पाए जाने वाली मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। जो प्राकृतिक में, या हम कहने लगे कि जो फ्रूट्सों में पाए जाने वाली शर्करा होती है वो फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज की सर्वाधिक मात्रा शहद में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा शहदों में, क्योंकि जो शहद बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, फूलों से बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा भी कहा जाता। पहले क्या था कि ग्लैक्टोज की बात, ग्लूकोज की बात की थी, उसको क्या बोलते थे, अंगूर की शर्करा, और फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फलों की शर्करा। जो सैकरीन होती है, सैकरीन मानव निर्मित शर्करा है, कि मानव के द्वारा बनाई हुई शर्करा है। ये ग्लूकोज से 50 गुना ज़्यादा मीठी होती है। जो सैकरीन है ये मानव द्वारा निर्मित है, और ये ग्लूकोज जो है हमारी, उससे क्या होती है, 50 गुना ज़्यादा मीठी होती है। तो ये पॉइंट समझ में आए कि मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, जिसमें एक शर्करा अणु होते हैं। कौन कौन सी होती है वो, ग्लूकोज होती है, फ्रक्टोज होती है, गैलेक्टोज होती है आदि। अब बात करें कि ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, अंगूर की शर्करा। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फलों की शर्करा। सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज किस में पाए जाते हैं, शहद में। और सैकरीन क्या होती है, मानव निर्मित शर्करा। तो यहाँ तक की ये चीज़ें समझ में आई। पॉइंट नोट करने तो कर सकते हो। आगे देखो, आगे बात करेंगे हम ऑलीसैकेराइड्स। ये 2 या से मतलब 10 मोनोसैकेराइड्स इकाइयों के बहुलक होते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा शर्करा अणु से बनी हुई शर्कराएं होती हैं, जिसमें क्या वो कौन कौन सी आती हैं, जैसे डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। ये किस में आती हैं, हमारी ऑलीसैकेराइड्स में। ठीक है, तो इसमें आती हैं। तो इसमें कौन कौन सी शर्कराएं होती हैं, ये सुक्रोज होती है, माल्टोस होती है और लैक्टोस होती है। सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस आदि शर्कराएं होती है किसमें, ओलिगोसैकेराइड्स में। ठीक, अब देखो माल्टोस जो है, माल्टोस को अनाज की शर्करा कहते हैं। मतलब जो हमें जो भी अनाज होते हैं हमारे, जैसे कि चावल है, दाल है, मक्का है, ठीक है, इनमें कौन सी पाई जाती है, माल्टोस शर्करा पाई जाती है। अब जो सुक्रोज है,
सुक्रोज में गन्ने की शर्करा कहते हैं और लैक्टोज को दूध की शर्करा कहते हैं। समझ में आए? दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज। गन्ने में कौन सी होती है? सुक्रोज। और अनाज में कौन सी होती है? माल्टोज। ये पॉइंट आगे समझ में। आगे देखो, आगे बात करेंगे हम पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि, ये सारे क्या है? हमारे पॉलीसैकेराइड्स है। मतलब जो सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि, ये सभी क्या है? हमारे पॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सेलुलोज। तो देखो, प्राकृतिक में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? हमारी सेलुलोज। सेलुलोज प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो घास वगैरह होती है इन सब में क्या पाई जाती है? सेलुलोज होती है। अब सेलुलोज की बात करें तो हम कि सेलुलोज ऐसी शर्करा है जिसको मानव नहीं पचा सकता है। इससे कौन से, इससे मतलब जानवरों में ही वो चीज़ें होती हैं जो सेलुलोज को पचा सकती है। अब आगे देखेंगे कि स्टार्च की बात करें तो स्टार्च किस किस में पाया जाता है? आलू में, चावल में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, अब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है? मानव यकृत में प्रेजेंट रहता है, इकट्ठा रहता है। मतलब जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। जंतुओं में क्या होता है? जंतुओं में ये ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज के रूप में संचित होता है, जो आवश्यक पड़ने पर ग्लूकोज में बदल जाता है। मतलब ये ग्लाइकोजन है, ये जंतुओं में इकट्ठा रहता है और जब जैसे ही जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लाइकोजन समझ में आया। स्टार्च, स्टार्च में जो आलू में होता है, चावल में होता है, इनमें स्टार्च होता है। अब बात करेंगे हम जैसे किसकी बात कर रहे थे? सेलुलोज की। सेलुलोज को थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसमें देखो, ये हमारा नोट पॉइंट है, इसको नोट करना। जो ग्लूकोज है वो सीधे रक्त में प्रवेश करता है। जो ग्लूकोज है वो सीधे ही हमारे ब्लड में प्रवेश कर जाता है और श्वास के द्वारा या हमें जो भी ब्रीथिंग के माध्यम से तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए इसको तत्काल ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। मतलब हमें तुरंत एनर्जी देने वाला फूड कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम सेलुलोज की। किससे? मैंने बताया था कि सेलुलोज को मानव शरीर पाचन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सेलुलोज जो है, सेलुलोज का पाचन मानव शरीर नहीं कर सकता है क्योंकि मानव शरीर में इसे तोड़ने के लिए एंजाइम नहीं है कि इसको सेलुलोज को डिवाइड कर सके। वो एंजाइम हमारे पेट में है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसे खा नहीं सकते हैं। तो देखो, जो भी ये सेलुलोज होता है, इसको जानवर, जो भी मतलब जंगली जानवर, गाय, भैंस, दीमक, इससे यानी कहने वो जो भी च्वेइंग करते हैं या मतलब जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो इसका यूज करते हैं, वो इसका पाचन करते हैं। देखो, गाय, भैंस और दीमक जैसे चरने वाले पशु या जुगाली करने वाले जानवर सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो चीनी और स्टार्च के अधिक सेवन से, अब एक पॉइंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कहते हैं ना, अभी मैंने बात करी थी कि ग्लूकोज है या हमें क्या मिलती है? तत्काल ऊर्जा मिल जाती है। पर अगर हम इसका ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में इसका यूज करते हैं, अधिक मात्रा में इसका सेवन करते हैं, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? हमें डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है अगर हम इसका ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आई। कार्बोहाइड्रेट आगे समझ में, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स आगे समझ में। आगे पॉइंट बात करेंगे कि हम इनका टेस्ट, कि अगर पता कैसे चलेगा कि इस फूड में क्या है। इस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, इस फूड में स्टार्च है, आयोडीन है, प्रोटीन है, इसमें क्या है? तो इसमें हम इसे देखेंगे इसके टेस्ट के माध्यम से। अगर पॉइंट नोट करने तो कर लीजिए। आगे देखो, टेस्ट ऑफ स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, या फिर इसे आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं।
जब भी हमें अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करनी है, कार्बोहाइड्रेट को देखना है कि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, देखो कोई भी फूड लिया, जैसे कोई फूड लिया हमने, ठीक, उस पे जो आयोडीन सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन पे 2 या 3 ड्रॉप्स आयोडीन की डाली, मतलब जो हमने फूड लिया है और आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है उसमें उसकी 2-3 बूंद हमने अपने फूड के ऊपर डाले, वो ड्रॉप डाल दी 2-3, तो उनसे जो कलर आएगा वो ब्लू या ब्लैक आना चाहिए, ब्लू या ब्लैक कलर आता है, तब देखेंगे कि उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो कैसे, फूड लिया हमने और फूड पे आयोडीन डालेंगे 2-3 बूंद और उसको डिज़ोल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कलर आया है, तो कलर अगर ब्लू या ब्लैक आ रहा है तो उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये चीज़ समझ में आई, इसको हम आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा देखो, टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट ऑफ प्रोटीन की बात करें या इसको फिर ब्यूरेट टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फूड है, हमने अपना फूड लिया, ऐसे मैश करा हुआ फूड रहता है, उसमें हमने कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स डाली, 2 ड्रॉप डाली कॉपर सल्फेट की, 10 ड्रॉप डाली हमने NaOH की, ठीक है, और अपने फूड के साथ इसको सही से डिजोल्व किया, तो जो कलर आएगा उसका, तो वो कलर आना चाहिए बैंगनी कलर, बैंगनी कलर। तो ये अगर बैंगनी कलर आता है तो इसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ये आ गया समझ में। अब जो इनमें देखो, जो इसमें बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। आगे देखो, अगर हमें टेस्ट करना है फैट का, अब देखो फैट का तो बहुत ही इजी है एकदम, वो कि फैट में जैसे हम वो लेते हैं ना, कोई भी पेपर ले लो और अगर उसको उस फूड के ऊपर हम उसको लपेट दिया जाए, जो भी फूड है उसके ऊपर कोई पेपर लपेट दिया जाए, तो वो ऑयली सा हो जाता है, मतलब उस पर धब्बे धब्बे हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें हमारे में फैट प्रेजेंट है। ये चीज़ें आ गई समझ में। तो टेस्ट आ गए तीनों समझ में, स्टार्च का टेस्ट, प्रोटीन और फैट का, ये समझ में। देखो ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं तो उसमें डालते हैं आयोडीन और कितनी ड्रॉप डालते हैं, इसमें जो प्रोटीन का वो करते हैं तो इसमें डालते हैं NaOH और COSO4, ठीक है। तो ये चीज़ें वो रखनी है। और कलर कौन सा आता है ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीक़ा से पूछा जाता है कि प्रोटीन टेस्ट में जब प्रोटीन का टेस्ट होता है तो उसमें कलर कौन सा आता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है तो उसमें कौन सा कलर आता है, इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे देखो, अब देखो आगे हम बात करेंगे प्रोटीन की, बिल्कुल एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटीन मैंने बताए थे पीछे, प्रोटीन क्या होते हैं, हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो देखो जो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जे वेलियस ने किया था, ठीक है। ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलके बना है। जो प्रोटीन है हमारे वो 20 अमीनो अम्ल से मिलके बना है। अब देखो अगर हम बात कर लेंगे कि मानव शरीर में 20% भाग, जो हमारा 20% भाग है वो किससे, प्रोटीन से बना है। जो हमारी बॉडी है उसका 20% भाग किससे, प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें, अब देखो मनुष्य की बात करें कि मैंने बताया भी कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, तो मनुष्य में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी हमारी बॉडी को 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिसमें
टैन का संश्लेषण या टैन प्रोटीन हमारा शरीर स्वयं बना लेता है। हम खुद बना लेते हैं टैन प्रोटीन। लेकिन टैन ऐसी प्रोटीन होती है जिन्हें शरीर नहीं बना पाता। उन्हें क्या होता है, हमें अपने भोजन से लेनी पड़ती है। अपने भोजन से हमें टैन प्रोटीन लेनी पड़ती है, जैसे कि अंडा है, मांस है, पनीर, दाल आदि से हमें क्या होते हैं, आदि भोजन से हमें प्रोटीन लेनी होती है। ठीक है, अब देखो इसके कार्य क्या क्या है। अब बात कर रहे थे हम कार्य की, तो प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं। अगर हम वृद्धि की बात करें तो किसी भी मांसपेशियों की वृद्धि, ऊतकों की, हड्डियों के विकास व मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और बात करें प्रतिरक्षा की, तो कोई भी एंटीबॉडी हमें शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए, बचाने के लिए, हमें किसी भी बीमारी से बचने के लिए हमें किसकी, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उपापचय की बात करें तो किसी भी एंजाइम को रोकने में कार्य करने के लिए क्या होता है, एंजाइम के रूप में कार्य करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन परिवहन की बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे ब्लड में पाई जाती है। ये भी क्या है, एक प्रोटीन है जो किसका काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ऑक्सीजन को बॉडी के पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन, जो भी क्या है, एक प्रोटीन है। ये किसका काम करती है, ऑक्सीजन परिवहन का काम करती है। अब अगर हम सोर्स की बात करें तो शाकाहारियों में कहाँ से प्रोटीन मिलती है, तो शाकाहारियों में प्रोटीन मिलती है दालों से, सोयाबीन से, पनीर से, दूध से, दही से, नट से, बीज से, टैफू से आदि से किसको मिलती है, शाकाहारियों को प्रोटीन मिलती है। अब बात करेंगे हम मांसाहारियों की, तो इसको हमें कहाँ से मिलती है, अंडे में, जो एक अंडे में हमें 6 ग्राम प्रोटीन मिलती है। ठीक है, मछली से हमें प्रोटीन मिलती है, चिकन से, रेड मीट से, इनसे क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। अब देखो अगर इसकी कमी की बात करें तो इस कमी के कौन कौन से लक्षण होते हैं, जैसे बालों का झड़ना, थकावट होना, मांसपेशियों में कमजोरी, बच्चों में वृद्धि रुक जाना आदि इस कमी के लक्षण होते हैं। समझ में आ गया, तो ये चीज़ का समझ में आई, प्रोटीन आ गया पूरा समझ में कि प्रोटीन किस तरीक़ा से बनाया जाता है, प्रोटीन के कार्य क्या हैं और इसकी कमी से क्या हो सकता है। तो ये हो गया प्रोटीन। आगे पढ़ेंगे हम वसा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो वसा यानी फैट। ठीक, तो वसा शरीर के लिए ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। देखो मैंने बताया था तुम्हें, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, और फैट से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, और आवश्यक स्रोत है जो ऊर्जा भंडारण, कोशिका वृद्धि, जो हमें ऊर्जा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है, जिससे क्या होता है, हमारे सेल में वृद्धि होती है। जो भी हमारी विटामिन्स होती है वो इसमें क्या होते हैं, डिजॉल्व होती हैं, या इसमें जो विटामिन होती है ADEK, ये क्या करती हैं, अवशोषण के लिए आवश्यक होती हैं। और ये देखो मैंने उसमें बताया था कि वो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, और फैट भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए लिपिड है। ठीक है, अब जो वसा होती है हमारे 3 प्रकार की। ठीक है, 3 प्रकार की वसा होती है, जिसमें कि नंबर 1 है असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, ये हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जो हमारे हार्ट होता है उसको, उसके मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है असंतृप्त वसा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे जैतून का तेल है, कोई भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, बीज हैं और फिश है, तो ये आते हैं हमारे किसमें, अनसैचुरेटेड फैट में। अब बात करेंगे संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट की, तो ये किससे मिलता है हमें, जैसे घी से मिलता है, मक्खन से मिलता है, पनीर से, रेड मीट से, इनमें पाया जाता है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये होते हैं सीमित, इन्हें हम सीमित मात्रा में यूज करते हैं, यानी इन्हें कम खाना चाहिए, कम मात्रा में यूज करते हैं। ठीक है, अगला आता है नंबर 3 आता है ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट।
देखो, ये जो भी हम जैसे डेली यूज का फूड में यूज करते हैं, जैसे ऑयल वगैरह है, जो क्या करता है, जैसे ज़्यादा मात्रा में ऑयल का यूज करना, ज़्यादा मात्रा में घी का यूज करना, तो ये वो चीज़ होती हैं जो हम तली हुई चीज़ें खाते हैं। तली हुई चीज़ों से हमें ट्रांस वसा मिलती है, जो क्या करती है, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, स्वास्थ्य के लिए जो क्या है, हानिकारक होती है। इससे क्या कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, इससे क्या होता है, मोटापा होना, ये सब चीज़ें इससे हो जाती है। ठीक है, अब देखो आगे देखेंगे वसा के कार्य, फैट्स के कार्य, इससे क्या क्या होता है, क्या क्या हमें मिलता है। अगर ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा इससे सबसे बड़ा स्रोत फैट ही है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है हमें फैट से मिलती है। विटामिन अवशोषण, तो ये क्या करते हैं, इसमें विटामिन अवशोषण होता है, यानी फैट घुलनशील विटामिन होती हैं, जो कौन कौन सी होती हैं, ए, डी, ई और के, ये किस में होती हैं, फैट्स में घुलनशील होती हैं। ठीक है, कोशिका स्वास्थ्य की बात करें तो कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए फैट का यूज किया जाता है। जो मतलब कोशिका झिल्ली है वो किससे बनाई जाती है, फैट से बनाई जाती है। हमें कोई भी अंग सुरक्षा के लिए, ये अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो फैट है ये हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी बॉडी के तापमान को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ से मिलती है, तो इसके स्रोत हैं दो, एक होते हैं वनस्पति स्रोत, एक होते हैं जंतु स्रोत। एक तो हमें ये मिलती है किससे, प्लांटों से, और एक मिलती है हमें एनिमल से। तो देखो हमें प्लांट्स वाले स्रोत कौन से हैं, जैसे एवोकेडो, जैतून का तेल, बादाम, अखरोट, चिया सीड, अलसी, ये सब चीज़ कहाँ से मिलती है हमें, प्लांट से। और जंतु की बात करें तो मछली है, मछली, एग, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, जंतु से। तो देखो वसा हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, ये बात तो ठीक है, ये नोट पॉइंट है। देखो वसा स्वास्थ्य के लिए ठीक है, जरूरी है, पर ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से क्या हो जाता है, मोटापा बढ़ता है, हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। समझा गए, तो ज़्यादा मात्रा में इसका यूज नहीं करते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में। अब देखो विटामिन्स कौन कौन सी होती हैं, विटामिन्स होती हैं ए, डी, ई, के, बी, सी, ये क्या होती है हमारी, विटामिन्स होती हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक है, जो शरीर के लिए समुचित कार्य, विकास व प्रतिरक्षा के लिए थोड़ी मात्रा में, मैंने बताया था पहले ही आपको कि एक होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये किस में आती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जिसमें जो विटामिन्स हैं उन्हें हम किस में, मिनिमम मात्रा में यूज करते हैं। ठीक है, ये कितनी होती हैं, 13 प्रकार की होती हैं विटामिन, जिसमें की होती है वसा में घुलनशील और ये होती है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील होती है बी और सी। ठीक है, अब अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए, इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। ठीक है, तो विटामिन ए किसके लिए जरूरी होती है, हमारी आंखों के लिए, हमारी स्किन के लिए आवश्यक होती है, जिसके स्रोत क्या क्या है, गाजर है, हरी सब्जी, पपीता, ये इसके स्रोत है। और इसकी कमी से क्या हो जाती है, रतौंधी। ठीक है, अब आती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 आता है, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये विटामिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो देखो ऊर्जा व मस्तिष्क के कार्यों के लिए जो यूज में आती है विटामिन, वो होती है विटामिन बी। अब ये हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, दूध से, मांस से, और कोई भी हमारे जो मोटे अनाज होते हैं, साबुत अनाज से हमें क्या मिलती है, विटामिन मिलती है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, ये समझना है। आगे देखेंगे विटामिन सी। तो विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, प्रतिरक्षा का, ऊतक मरम्मत का, मतलब कोई भी डैमेज सेल्स हो, कोई भी हमारे टिश्यू डैमेज हो, उनकी मरम्मत का कार्य करता है विटामिन सी। जो कहाँ से मिलता है हमें, खट्टे फलों से, सीट्रिक एसिडों से, अमरूद से,
और इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग, यानी हमारे मसूड़ों में जो बीमारी होती है खून आना, तो ये क्या होता है, इसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। अब बात करें हम विटामिन डी की, तो विटामिन डी इसका केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हड्डियों के लिए। हड्डियों के लिए, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को मजबूत बनाने का काम क्या करता है, ठीक है। तो ये होता है कैल्सीफेरॉल। ये कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, धूप से, मछली से, अंडे से, ये मिलता है यहाँ से विटामिन। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी सूखा रोग हो जाता है, हड्डियाँ सूखने लगती हैं इसमें, ठीक है। अब आता है विटामिन ई, इसका केमिकल नाम क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका केमिकल नाम है, और ये क्या करता है, हमारी सेल्स की सुरक्षा करता है, ठीक है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, बादाम से, सूरजमुखी के बीज से, वनस्पति तेलों से, ये मिलते हैं हमें यहाँ से विटामिन ई। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, बांझपन, ठीक है। अब आता है विटामिन के, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका केमिकल नाम है, जो क्या करता है, रक्त के थक्का जमाने के काम आता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। जो कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, पालक से, ब्रोकली से, गोभी से, इनसे हमें ये पाई जाती है। अब देखो इसके जब अगर ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, रक्तस्राव नहीं रुकेगा इसकी कमी से। तो ये समझ में आ गई चीज़ें, विटामिन आ गए। अब देखो अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रफेज। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ वैसे तुम्हें, पर हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें ये आना इम्पॉर्टेंट है। रफेज हमारे शरीर के जो भी पोषक तत्व वो नहीं पहुंचाता, लेकिन यह हमारे आहार के लिए महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये क्या करता है हमारा, ये हमें हमारे भोजन को पचाने में, हमारे कब्ज को दूर करने का काम करता है, ठीक है। ये हमारे शरीर में बिना पचे भोजन के उन्मूलन में सहायक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे मिनरल्स। तो मिनरल्स में क्या है, मिनरल्स यानी खनिज, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, कितने, मिनिमम मात्रा में, जिनका यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम है, क्लोरीन है, तांबा है, लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि, जिन्हें हम किस में लेते हैं, मिनिमम मात्रा में लेते हैं, पर बहुत ज़रूरी है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कहाँ से मिलती है हमें, दूध से मिलती है, जो क्या करती है, हमारी हड्डियों को कमज़ोर हो जाती हैं, उनको हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, अगर आयोडीन की कमी हो गई तो बॉडी में। लोहा की कमी हो गई तो क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, यानी खून की कमी, खून की कमी। तो आज के यहीं पे क्लास ख़त्म होती है। मैंने कोशिश किया पूरा अच्छे से समझाने की, ठीक है। प्लीज़ क्लास को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए।